नहीं, ये आपकी बात सही है दीपक जी, उम्मीद से ज्यादा है। आशीर्वाद बहुत बड़ा मिला है और आशीर्वाद के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। और हम लोगों के ऊपर जो भरोसा किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर जो भरोसा किया है, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार की जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है अपनी लीडरशिप पे कि हम लोग इसी दिशा में चलेंगे जिससे भारत का एक सही मायने में एक विकसित निर्माण हो सके और दिखावे पे, पेपर पे ना रहे। इतना ही मैं कहूंगा और इस रिजल्ट को मैं सत प्रणाम करता हूं। रिजल्ट को आप प्रणाम करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो अशोक प्रधान जी पूरी तरह साफ हो गई। आप इसी चुनाव में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए थे, आपका तो बड़ा लंबा नुकसान हो गया। दीपक जी, कोई नुकसान नहीं है। जीवन में आदमी को कड़े फैसले और कष्टदायी फैसले लेने पड़ते हैं, और वो इसलिए कि आदमी जब स्वाभिमान को सामने रखता है तो फिर कुछ और चीज दिखाई नहीं देती। मेरे लिए स्वाभिमान बहुत बड़ी चीज थी और मैं उस स्वाभिमान को बचाने के लिए पार्टी से निकला हूं। ऐसे नहीं, क्योंकि जिस ढंग से ये दलित विरोधी और जिस ढंग से इन्होंने शोषित पीड़ित दलितों के साथ जो मुझे कह के मेरे साथ बिहेव किया है, वो छुपा नहीं है। जो पार्टी को गाली देते रहे, पार्टी का अपमान करते रहे, पार्टी के लीडरों का अपमान करते रहे, उन्हें तरज्जी दी है इन लोगों ने। उनके कहने पे एक वफादार जो इनका 46 साल से वर्कर था, उसका टिकट काटा है, जो 4 बार एमपी रहा है और सारे पदों पर रहा है। तो इसलिए जब उसको चुनौती इस ढंग की दी गई और मुझे दलित समझ के ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो मैंने ये फैसला लिया है। एक बात, लेकिन मैं सिद्धार्थ भाई के माध्यम से भाई नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। लोगों ने उन पर विश्वास किया, जनता ने विश्वास किया है उनके ऊपर, उम्मीद जताई है उनके अंदर, तो वो उस विश्वास को विनम्रता के साथ ग्रहण करें और उनके लिए काम करें। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अपनी जगह कायम है और कायम रहेगी। आपने देखा पिछली बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश कायम कहाँ रहेगी? साफ हो गई है समाजवादी पार्टी। नहीं है, अरे साफ हो गई है समाजवादी पार्टी अशोक प्रधान जी, साफ हो गई है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से। दीपक भाई, अच्छा मैं एक मिनट में आपके पास आऊंगा। घर से निकलने के बाद नरेंद्र मोदी की पहले तस्वीरें, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल शांत, किसी तरह की कोई उत्तेजना, कोई खुशी, कोई गम, किसी भी तरह का कोई वातावरण उनके चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा है। अपनी कार में बैठ चुके हैं, सीधे सीएम हाउस गांधीनगर जाएंगे। उसके बाद उनका बड़ौदा जाने का प्रोग्राम है, वहां पर वो एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे और रात में उनको अहमदाबाद में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करना है। ये नरेंद्र मोदी का आज का प्रोग्राम है। आपने देखा भाव कोई चेहरे पर नहीं, जैसे कोई फर्क न पड़ा हो उनको इतनी शानदार जीत के बाद। शीतल, क्या कहती है नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज? आपने बनारस में उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी देखी थी। ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये बहुत कुछ कहता है। बहुत संयमित बॉडी लैंग्वेज है, नियंत्रित बॉडी लैंग्वेज है। इतनी अप्रत्याशित जीत की अपेक्षा बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी अगर ये उन्हें हासिल हो रही है तो उसके बाद अगर वो इतने संयमित दिख रहे हैं तो ये बहुत कुछ कहता है। आने वाले दिनों की बात कहता है कि जब वो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे, उस वक्त उनको उनके सामने जो चुनौतियां होंगी उनके लिए वो कैसे स्ट्रैटेजाइज करेंगे, रणनीति क्या बनाएंगे। तो आगे का सोच है नरेंद्र मोदी, और कोई बेकार या फालतू का इमोशनल डिस्प्ले उनके चेहरे पर हम नहीं देख रहे। कोई इमोशनल डिस्प्ले नहीं, अनिल बंसल जी, कोई इमोशनल डिस्प्ले नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल धीर, बिल्कुल गंभीर। क्या कहती है नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज? देखिए, नरेंद्र मोदी चूंकि पहले से कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि जो बीजेपी कभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सहयोग से ही वहां जा पाई थी, और दार्जिलिंग की सीट को आप छोड़ दें, वो केरल तक में बीजेपी कंटेस्ट कर रही है, फाइट में है। आंध्रा में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, परफॉर्म कर रही है बेहतर। तो अखिल भारतीय स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी केवल ने इसको बनाया है, बल्कि जो राज्यों के नॉर्थ के भी जो नतीजे हैं, कभी राम लहर के वक्त भी आपने ऐसे नतीजे नहीं देखे होंगे कि सारी की सारी सीटों पर राजस्थान में लीड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट सब कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, हरियाणा में ये हालत है, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा उत्तर भारत में एक तरह का आप देखिए वाजपेयी के करिश्मे को पीछे छोड़ दिया है नरेंद्र मोदी ने। और कहीं ना कहीं मैंने दीपक जी उस दिन भी कहा था जब आपने अपना लिया था एग्जिट पोल पत्रकारों का,
कि इस चुनाव की खासियत दो है। ये न केवल घोर नकारात्मक है यूपी के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी है, बल्कि मोदी ने इसको एक प्रो पॉजिटिव मैंडेट की तरफ भी बढ़ाया है। ऐसा पहला चुनाव था ये, तो ये इस चुनाव की यही खासियत थी। तो इसलिए जो है लोगों ने सिर्फ यूपी को उखाड़ा नहीं है, नरेंद्र मोदी को सकारात्मक जनादेश भी दिया है। ये इसकी खास बात है। ऐसे कभी भी न 77 में हुआ, न 84 में हुआ, न 89 में हुआ और न 98 में हुआ। ये तो राष्ट्रीय जनादेश की बात हुई। जो प्रदेशों से जनादेश आ रहा है, चंद्रबाबू नायडू का सीमांध्र का मुख्यमंत्री बनना तय है, चंद्रशेखर राव का तेलंगाना का और नवीन पटनायक का फिर से उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना तय है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अवधेश कुमार जी, ये संयमित बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? ये लोग भी योग साधना वगैरह करते हैं तो एक बड़ी सफलता मिलने के बाद वो मन को पहले शांत और स्थिर करते हैं। तो शांत और स्निग्ध उन्होंने किया है, फिर बाहर आए हैं, वो तय करके आए थे आराम से, और केवल उन्होंने हाथ जोड़ा है पत्रकारों को, किसी की ओर नजर नहीं डाला है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें ज्यादातर लोग परिचित हैं और किसी की ओर नजर। बड़ी खबर आ रही है, 1 मिनट, 21 मई को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, 21 मई को शपथ ले सकते हैं। ये बड़ी खबर है अभी तक की। 21 मई को ने भी 21 मई को ही लिया था, याद करिए। मनमोहन सिंह ने भी 21 मई को शपथ लिया था। मई को छोड़ती रही क्योंकि राजीव जी का उस दिन 22 को लिया था। 22 मनमोहन सिंह 22 को लिया। हमारे सहयोगी यतेंद्र टेलीफोन लाइन पर है। यतेंद्र, क्या खबर है? अभी कुछ देर पहले ही राजनाथ सिंह और मोदी की बात हुई है और इसमें तय हुआ है कि अब जब बहुमत मिल चुका है तो ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जिसमें मोदी ने इच्छा जताई है कि वो 21 मई को लेना पसंद करेंगे। एक टेंटेटिव डेट दे दिया और इस पर लगभग राजनाथ सिंह ने भी सहमति जता दी है। 3 बजे राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है उसमें औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी जाए। अगर आज घोषणा नहीं करेंगे तो कल पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया और उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की मोहर लगाकर इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है। जी, तो यतेंद्र, इस तारीख की कोई खास वजह? देखिए, अभी जो खास वजह यही बताई जा रही है कि बहुमत है और ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो अभी कुछ देर पहले ही नरेंद्र मोदी अपनी माता से मिले और उसके बाद राजनाथ सिंह ने उनसे बात की तो उन्होंने पहले से ही जो शुभ ग्रह नक्षत्र देखे होंगे अभी तक, क्योंकि सूत्र कंफर्म नहीं हो पाए, क्योंकि इतना ही पता चला है कि 21 मई को लेकर राजनाथ सिंह और मोदी की बात हुई है। और आखिर क्या खास वजह है इसका अभी तक पता, खास सूत्रों ने अभी इसका खुलासा नहीं किया कि क्यों आखिर में 21 मई किया। लेकिन यही कि कुछ देर पहले अपनी माता के पास गए थे, उनसे बात की, उसके बाद राजनाथ सिंह की और मोदी की बात हुई है, जिसके बाद इस डेट को फिक्स किया गया है। जी, तो क्या 21 मई को उनके कैबिनेट के साथी भी उनके साथ शपथ लेंगे या वो अकेले शपथ लेंगे? क्या इस बारे में कुछ खुलासा हो पाया है? इस बारे में भी कुछ खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है जिसमें इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी कि जो कैबिनेट जो नाम आए हैं निकलकर, जो कैबिनेट के लोगों के, क्या उनको साथ रखेंगे या उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ शपथ दिलाएंगे या खुद अकेले लेंगे। क्योंकि इसका फैसला भी जब शाम को जब बात होगी राजनाथ सिंह के साथ और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसमें अंतिम तौर पर बाकी के कैबिनेट के सहयोगियों के लिए कि कब उनकी शपथ समारोह उसी दिन किया जाए या उसके बाद किया जाए, इस पर जो अंतिम फैसला और जो विस्तार से बातचीत होगी उसके बाद ही किया जाएगा। चलिए, तो 21 मई को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, इस तरह की खबर आ रही है। बुधवार का दिन होगा 21 मई और ज्यादा दिन बाकी नहीं है, ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहती बीजेपी। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि एक तो अभी वो चुनाव हारी है कि वो राजीव गांधी का असैसिनेशन का दिन है 21 मई को, तो कांग्रेस इसको बहुत शुभ दिन नहीं मानती। आपको याद होगा पिछली बार मनमोहन सिंह ने उसके अगले दिन 22 मई को शपथ ली थी, जो हर बार उनकी वो बनाई जाती थी एनिवर्सरी उसकी। पर इसके अलावा जो जिस तरह से प्लानिंग की मोदी जी ने, इस पूरे माइक्रो मैनेज किया चुनाव की, एक एक सीट पर उन्होंने जाके जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन ऑर्गेनाइज हुआ, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी, जिस तरह से मुद्दे उठाए गए, तो इस सब बेसिस पे मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो पावर में आ रहे हैं। कुछ दिनों से जब से रिजल्ट आए हैं, या रिजल्ट से पहले जब 12 तारीख को खत्म हुआ चुनाव, तब से वो तैयारियां चल रही हैं कि कैसे उनका स्वागत होगा, कौन कौन कैबिनेट में आएगा क्या। तो ये सब उसका मेरे ख्याल में जो माइक्रो मैनेजमेंट प्लानिंग हुई है उस सब का नतीजा था। उस सब का नतीजा है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। अशोक प्रधान जी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से और संजय कौल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। संजय, खबर ये आ रही है कि 21 मई को शपथ ले सकते हैं। 21 मई को शपथ लेने के लिए कोई खास दिन, कोई खास मुहूर्त, कोई खास वजह? देखिए, मुहूर्त और वजह जो होती हैं वो पर्सनल होती हैं और उनके कारण हो सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उसमें आज और 21 के बीच में बहुत ज्यादा देर तो है भी नहीं।
तो आप इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं संजय कि 21 मई को शपथ ग्रहण होगा नरेंद्र मोदी का? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कुछ, आपने कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर जो भी दिन तय होता है वो तो आपको मालूम है किस तरह से होता है, और बहुत सारी चीजें उससे पहले तय होनी पड़ती हैं। ये हमारी खबर है, लेकिन संजय सबसे पहला सवाल ये है कि लोग अगर किसी से सबसे ज्यादा त्रस्त है तो वो है महंगाई से। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आखिरकार महंगाई कैसे कम होगी? सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के हर नेता से पूछ रहा हूँ कि महंगाई कैसे कम होगी? वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सबसे नजदीकी सवाल जो सब लोगों के लिए होता है वो यही होता है। और लेकिन महंगाई कम करने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो इकोनॉमी को जिस तरह से हम लोगों को हैंडल करना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसे ठीक करने का सबसे पहला जो मेरे ख्याल से जो कदम है वो दो तरफा है। एक तो ये है कि बिजनेस में कॉन्फिडेंस वापस आए, इंडस्ट्री में वापस आए, और दूसरा ये है कि सप्लाई साइड के जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि आज हम लोगों को रेम्यूनरेशन नहीं मिलती अपने फार्मर्स को, जो कि उनकी उपज आज और उस क्रॉप साइकिल बदलते जा रहे हैं, तो सप्लाई साइड की तरफ भी ध्यान देते हुए और ये भी देखते हुए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, लोगों को नौकरियां मिलें और हमारी इकोनॉमी रोबस्ट होती जाए और तगड़ी हो, लोग निवेश करें, बाहर से पैसा आए, यहाँ के उद्योग आगे बढ़े, इन दोनों पहलुओं को साथ साथ लेके बढ़ाना पड़ेगा। उसके बिना ये काम नहीं हो पाते हैं। और अगर गुजरात में आपने कोई मिरेकल देखा वो इसीलिए क्योंकि दोनों हाथों से वो प्रोग्रेस आगे बढ़ी है। नहीं, लेकिन महंगाई तो गुजरात में भी कम नहीं है, महंगाई तो गुजरात में भी उतनी ही है। जैसा मैंने कहा कि अगर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स को अगर आप मैनेज कर लें, अगर आप इंसेंटिव्स दें और इस तरह से, और अगर कम से कम फूड और एग्रीकल्चर की महंगाई कंट्रोल करें, क्योंकि वो सबसे पहले आप लोगों को इम्पैक्ट करती है, हम सबको इम्पैक्ट करती है, तो कम से कम आप उस दर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आप इंपोर्ट करेंगे तो महंगा होगा, तो इन बॉटलनेक्स को आपको खत्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए कम से कम ये बात है कि पॉलिसी भी होनी चाहिए, इंसेंटिव भी होना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी बात है। दूसरी तरफ से महंगाई का कारण ये भी है कि अगर आपने पैसा तो मार्केट में फैला दिया है, लेकिन उसके साथ आप उसके कंजम्पशन पैटर्न्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लाई डिमांड एबनॉर्मेलिटीज की वजह से भी होता है। मैं इंटरनेशनल जो इम्पैक्ट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदरूनी इकोनॉमी की कंट्रोल की बात कर रहा हूं। अशोक प्रधान जी, आपको लगता है कि महंगाई पर काबू पा लेंगे जैसा वादा नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है? देखिए, इस वायदे को करके आए हैं वो, और मुझे खुशी होगी कि अगर इस वायदे को पूरा करें अपने को वो, लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए हैं। लोगों की आशा, लोगों में आशाएं जगाई हैं, बहुत उम्मीदें मनाई है लोगों को, और मैं ये समझता हूं कि इन उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। वरना तो ये हमारे देश की जनता का आपको पता ही है कि वो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहती है, बहुत जल्दी परिणाम चाहती है। वो परिणाम उन्हें चाहिए। आपने देखा केजरीवाल ने जो कुछ किया था और उसके बाद क्या हुआ, वो हाँ, पर अशोक जी मुझे नहीं लगता कि उतने इम्प्रैक्टिकल वायदे जो हैं वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन में कहीं किए हैं जितने हमने आम आदमी पार्टी के कैंपेन के दौरान सुने थे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो शीतल हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तब हमारा विश्लेषण और हमारी ये लाइव कवरेज लगातार जारी रहेगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज। सुषमा स्वराज विदिशा से जीत गई हैं। सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन पिछली लोकसभा में बीजेपी की कद्दावर नेता विदिशा से चुनाव लड़ती हैं, जीत चुकी हैं। और अब अहम सवाल ये कि जो नई सरकार बनती है उसमें सुषमा स्वराज की भूमिका क्या रहेगी? अनिल बंसल जी, क्या रहेगी सुषमा स्वराज की भूमिका? देखिए, जो अपने मोदी जी और राजनाथ सिंह जी जो लोग हैं, कोशिश करेंगे कि सुषमा स्वराज कोई न कोई मंत्रालय लें। ये मैसेज न जाए कि वो कोई असंतुष्ट हैं या नाराज हैं, पर अब मुझे लगता है सुषमा स्वराज जी को भी समझदारी दिखानी होगी। इस मौके पर अगर वो अपना कोई असंतोष व्यक्त करती हैं या जनता को मैसेज देती हैं कि वो पार्टी से रुष्ट हैं, तो मुझे लगता है वो अपना नुकसान ज्यादा करेंगी, भाजपा का नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, सुषमा स्वराज ने क्या कहा जीत के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रकट करना चाहूंगी उन सभी संगठनों का जिन्होंने हमें साथ दिया, उनके प्रति धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वाकई इतनी बड़ी जीत जिसने 77 की जीत को भी पार कर दिया, क्योंकि 77 में सब दल इकट्ठे होकर के एक नई पार्टी में विलय किए थे,
लेकिन ये जीत शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की जीत, हमारे डायनेस्टी खत्म हो गई क्या, वैसा लगता है आपको? लेकिन कांग्रेस ही एक परिवार के इर्द गिर्द, इसलिए फिलहाल इस चुनाव में तो खत्म हुई है, बाकी तो लोकतंत्र है, आगे क्या होता है, लेकिन इस चुनाव में तो खत्म हुई। तीनों चीजें बता दी ना आपको सरकार में मैम। ये सारी चीजें आज हाइपोथेटिकल हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना कोई विशेषाधिकार होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई सामूहिक निर्णय होता है। इस तरह के प्रश्न आप लोग जब पूछते हैं तो बहुत ही हाइपोथेटिकल और समय से पूर्व पहुंचते हैं। आज तक हम लोग केवल निर्णय परिणाम का इंतजार कर रहे थे कि परिणाम आए और हम कहाँ हैं ये पता चले। आज ये पता चला गया कि हम केवल सरकार बनाने के ही मुद्दा में नहीं है, शुद्ध रूप में बीजेपी का नंबर इतना आ रहा है कि हम बिना किसी दबाव की सरकार बना सकते हैं। उसके बाद भी हम जो एनडीए के हमारे पार्टनर्स हैं उनको लेकर सरकार बनाएंगे और आगे की चीजें जैसे जैसे समय आएगा तय होंगी और वैसे वैसे आपको उत्तर भी मिलेगा। आप पूर्व में कोई सवाल नहीं, मोदी साहब के बाद मोदी साहब को बात करनी थी प्लीज चीजों कहाँ मैंने देखा, मैंने बधाई दे दी। तो सेलिब्रेशन के विजुअल्स बिल्कुल उत्साह के साथ, उमंग के साथ लोग नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं, क्योंकि अभूतपूर्व सफलता, ऐसी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। और सुषमा स्वराज ये कहती हुई कि समय आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा, समय आने पर ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पार्टी के फैसले होते हैं, कैबिनेट किस तरीके से बनता है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है और उसी विशेषाधिकार के तहत वो कैबिनेट बनाते हैं। और इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चांदनी चौक से बीजेपी के हर्षवर्धन जीत चुके हैं, आपके आशुतोष दूसरे नंबर पर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संदीप दुबे इस पर? कपिल सिब्बल तीसरे नंबर पर। अब जनता ने जो मैंडेट दिया उसको स्वीकार करना पड़ेगा, इस समय मानना पड़ेगा कि एक तरह से मोदी लहर थी इस देश में और उसको स्वीकार करने में कोई हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। और इस समय हम बधाई देना चाहेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में भाजपा इतनी सफल हुई है। अब अच्छा काम सरकार करे। गांधी जी का क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल गांधी, अरविंद जी आज भी गांधी हैं। जो कुछ हमें गलतियां भी होंगी उसको हम सुधार के और आगे बढ़ेंगे, हम हार मानने वाले नहीं है। पूरे देश में दिल्ली में जो आपने किया, सीटें मिलने दिल्ली में जो आपने किया उसके बाद उसकी वजह से आज आप सिमट कर 4 या 5 सीट पर जहां आगे चल रहे हैं। नहीं, एक नई पार्टी थी, बहुत कम समय में हम इलेक्शन में आए थे और ये जरूर है कि हम उतने अनुभव हमारे पास नहीं था राजनीति करने का, लेकिन फिर भी हम अच्छा करने की कोशिश किए और जो भी जनता ने मैंडेट दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। किसको कितनी सीटें, तो महाराष्ट्र का फिगर हम दिखा रहे हैं। 41 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली है, 4 सीटें कांग्रेस को गठबंधन को मिली है और 3 सीटें अदर्स को मिली है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फासला है। अनुज जी, इतना बड़ा फासला क्यों महाराष्ट्र के अंदर? हाँ दीपक जी, देखिए वहाँ जो आपने बताया कि कांग्रेस गठबंधन 4 पर, उसमें कांग्रेस केवल 1 सीट नांदेड़ पर आगे है, बाकी कहीं नहीं। सारे दिग्गज यानी गृह मंत्री शिंदे से लेकर के आप कहते थे कि वर्धा की सीट बड़ी अच्छी है, बॉम्बे के सारे लोग सब हार गए। ये शहरी क्षेत्रों में जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल महंगाई भ्रष्टाचार का बना हुआ था, उसके अलावा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी की उन्हें छवि अच्छी बनाई कि कोई खास काम गड़बड़ी के नहीं होने दिए, लेकिन कोई खास काम नहीं हुए। शायद ये छवि जो बनी उसका भी बहुत असर रहा और मुझे लगता है कि एनसीपी अपने गढ़ों में 2-3 सीटें जो जीत रही है, उसके अलावा एनसीपी के मंत्रियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप प्रदेश में लगते रहे हैं और इसीलिए छगन भुजबल जैसे मंत्री हार रहे हैं चुनाव, तो उसका भी काफी असर हुआ है। और कुछ महीनों बाद जब महाराष्ट्र की सत्ता के लिए संघर्ष होने वाला है, तब वहां भाजपा और शिवसेना की सरकार आने वाली है। ये बात जो कोऑपरेटिव सेक्टर है जिस पर एनसीपी और कांग्रेस का कब्जा रहा है, उसको बहुत अधिक परेशान करने वाली होने वाली है, बहुत अधिक परेशान करने वाली है। तो इसी बात से रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी लाइव कवरेज लगातार जारी है।